हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति सिंह और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी टॉपिक कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जो कि आपकी क्लास 8 की साइंस बुक से फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर से है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट का मतलब तो आप जानते हैं, कॉन्टैक्ट मतलब संपर्क में आना। मतलब जैसे मैं अपने हाथ को ऐसे पकड़ रही हूँ तो छू रही हूँ, तो इसको कहते हैं कॉन्टैक्ट। ठीक है, टच में होना, टच। कॉन्टैक्ट मतलब टच यहाँ पे मतलब है। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस यानी वो फोर्सेस जो कि किसी दो चीज़ों के आपस में टच होने से, कॉन्टैक्ट में आने से ही लगते हैं, उनको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ये फोर्सेस तभी एक्शन में आते हैं, तभी अपना काम करते हैं जब दोनों चीज़ें जो हैं कांटेक्ट में आए। अगर ये कांटेक्ट में नहीं है तो ये फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो कांटेक्ट फोर्सेस के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे मस्कुलर फोर्स। ठीक है, जब आप किसी चीज़ को छुएंगे तभी तो उसको उठा पाएंगे, तो आपकी मसल्स जो है फोर्स लगाती हैं, तभी आप टेबल पर से बुक उठाते हैं। तो ये मस्कुलर फोर्स का एग्जाम्पल हो गया। फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शन भी चैप्टर हमने कवर किया था, तो उसमें भी हमने देखा फ्रिक्शन तभी दो चीज़ों के बीच में एक्ट करता है जब दो चीज़ें आपस में कांटेक्ट में आती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कैन यू पुल और लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन ए टेबल विदाउट टचिंग इट। क्या आप जो है टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है, उसको आप उठा सकते हैं या जो है उसको लिफ्ट कर सकते हैं बिना उसको छुए हुए? ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं, उसको छूना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट। आप बाल्टी का पानी उठाना चाहते हैं तो बाल्टी का हैंडल पकड़े बिना उसको उठा सकते हैं क्या? आप नहीं उठा सकते, आपको टच करना ही पड़ेगा बाल्टी को। ठीक है, generally to apply a force on an object your body has to be in contact with the object। किसी भी चीज़ के ऊपर आप अगर फोर्स लगाना चाहते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह हिलाना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं, उसकी जगह बदलना चाहते हैं, उसकी स्पीड चेंज करना चाहते हैं, तो आपको उसको छूना ही पड़ेगा, उसके कांटेक्ट में आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो द कांटेक्ट में ऑल्सो बी विद द हेल्प ऑफ ए स्टिक और ए पीस ऑफ रोप। तो ज़रूरी नहीं कि हाथ से ही छुए, किसी पीस ऑफ ए स्टिक या किसी रस्सी के सहारे भी आप वो कांटेक्ट को बनाए रख सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि किसी चीज़ को हाथ से छू रहे हैं। आपने हाथ में कोई रस्सी पकड़ी है और वो रस्सी बाल्टी से बंधी है तो भी वो आपके ही कांटेक्ट में है ना, तो इसलिए यहाँ पे ये भी मतलब है। ठीक है, व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट, when we push an object like a school bag or lift a bucket of water, where does the force come from। तो जैसे हम स्कूल बैग उठाते हैं, बाल्टी उठाते हैं पानी की, तो हम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ये फोर्स आ कहाँ से रहा है? ठीक है, ये फोर्स का स्रोत क्या है, कहाँ से इसका सोर्स है? ठीक, दिस फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी। दिस फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी। The force resulting due to the action of muscles is known as muscular force। तो ये फोर्स कहाँ से आ रहा है? हमारी बॉडी की मसल्स की वजह से ये फोर्स हमारे अंदर आ रहा है। जैसे किसी दिन अगर आप खाना नहीं खाएं, आप व्रत रखे, अच्छे से नहीं खाए हैं, ठीक है, तो आपके अंदर बहुत एनर्जी फील नहीं होती, कोई काम करने में आपको बहुत जल्दी थकान हो जाती है, आप अच्छा नहीं फील करते हो। लेकिन जिस दिन अच्छे से खाना खाइएगा तो आप जो है बहुत सारे काम कर सकते हो, आपको बहुत एनर्जेटिक फील होता है। यानी मसल्स के अंदर भी हमारी एनर्जी होती है, जिसको कि हम यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को करने के लिए। ठीक है, और हमारी बॉडी में भी ATP, ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP जो होता है वो हमारी बॉडी का एनर्जी करेंसी है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जब भी हम खाना खाते हैं तो ATP बनता है, जो कि एक एनर्जी का फॉर्म है, और इसी को यूज़ करके बॉडी अपने दूसरे वाइटल फंक्शंस भी परफॉर्म करती है, जैसे डाइजेशन, रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। तो ये बॉडी के वाइटल ये जो हैं ये चीज़ें हैं, तो बॉडी को ये परफॉर्म करना ही पड़ता है, तो उसके लिए एनर्जी भी चाहिए और वो बॉडी अपने इन कामों के लिए एनर्जी को यूज़ करती है, और मसल्स को भी यही एनर्जी बॉडी जो है सप्लाई करती है, तभी हमारी मसल्स में ताकत आती है और हम कोई भी काम कर सकते हैं। इज द मस्कुलर फोर्स दैट इनेबल्स अस टू परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग मूवमेंट और बेंडिंग ऑफ आवर बॉडी। तो ये मसल्स की पावर ही है हमारी बॉडी में, जो कि हमें जो है जिसकी की वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, अपनी बॉडी को मोड़ सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं, कहीं आ जा सकते हैं। तो ये सारी मसल्स के अंदर जो एनर्जी होती है इसी की वजह से है।
ठीक है। इन क्लास 7 यू हैव लर्न दैट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन द फूड गेट्स पुश्ड थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल। आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा ना, जब हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है तो डाइजेशन में जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में फूड पहले यहाँ आएगा नेक में, फिर नीचे नीचे फूड पाइप के थ्रू जा करके स्टमक में आएगा और स्टमक में बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस एक्सक्रीट होंगे, सिक्रीट होंगे। तो जो है इन डाइजेस्टिव जूसों के सिक्रीशन की वजह से वो खाने से एनर्जी रिलीज़ होगी जो कि हमारी मसल्स में जाके स्टोर होगी और हम एनर्जेटिक फील करेंगे। ये आपने क्लास 7th में पढ़ा था, ठीक है। कुड इट बी अ मस्कुलर फोर्स दैट डज इट। तो हमारी बॉडी में खाना नीचे कैसे जाता है, यहाँ से हमने खा लिया, अंदर निकल लिया, लेकिन नीचे कैसे जाता है। तो हमारी बॉडी में भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती रहती हैं, यहाँ फूड पाइप में भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो वो बॉडी को नीचे जो है वो ढकेलती रहती हैं ताकि जो है खाना स्टमक तक पहुँच जाए, फाइन। तो इसमें भी मस्कुलर फोर्स इन्वॉल्व रहता है। You also know that the lungs expand and contract while we inhale and exhale air during breathing। आपको पता है कि जैसे सांस लेते हैं तो हमारे जो फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, वो सिकुड़ते हैं और फिर एक्सपैंड होते हैं, ठीक है। सांस लिया तो एक्सपैंड हो गया, फिर हमने छोड़ा तो रिलीज़ हो गया। तो ये भी एक मस्कुलर मूवमेंट है, ठीक है। नहीं, अगर ये मस्कुलर मूवमेंट नहीं होगा तो हम सांस कैसे ले पाएंगे, कैसे छोड़ेंगे, ठीक है। तो मसल्स जो होती हैं इतनी फ्लेक्सिबल होती हैं, इतना स्पेस अंदर रखती हैं कि हम सांस लें और फिर सांस छोड़ें। तो ये मसल्स जो हैं उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करती हैं और ये मसल्स काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं इस सब प्रोसेसेस में। वेयर आर दीज मसल्स लोकेटेड विच मेक ब्रीथिंग पॉसिबल। तो ये मसल्स कहाँ लोकेटेड रहते हैं जो कि ब्रीथिंग को पॉसिबल करते हैं। एक तो ब्रीथिंग जो होती है हमारे न्यूरल नेटवर्क से भी कंट्रोल है। हमारे ब्रेन में भी एक रिस्पिरेटरी सेंटर होता है जहाँ से कि हमें कमांड मिलती है कि अब हमें सांस लेनी है और अब हमें सांस छोड़नी है। और इस प्रोसेस को और हेल्पफुल बनाते हैं हमारी लंग्स, ठीक है। तो ये मसल्स हमारी लंग्स में ही रहती हैं। और हमारी डायफ्रेगम भी एक्सपैंड करती है जब हम सांस छोड़ते हैं, और जब हम सांस लेते हैं तो वो सिकुड़ जाती है, ठीक है। Can you list a few more examples of the force exerted by the muscles in our body? आप और भी एग्जाम्पल्स बता सकते हैं, जैसे कि जैसे आपने हाथ का तो देख ही लिया कि हम बाल्टी उठाते हैं तो हमारी वहाँ पे मस्कुलर फोर्स इन्वॉल्व रहती है। हम डाइजेशन करते हैं, ठीक है, हम एक्सक्रीशन करते हैं तो वहाँ भी मस्कुलर फोर्स इन्वॉल्व रहती है, ठीक है। तभी हमारी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एक्सक्रीट आउट होता है। हम यूरिनेट करते हैं तो वहाँ पे मसल्स इन्वॉल्व रहती हैं, तभी हम जो है एक सर्टेन टाइम के बाद ब्लेडर को खाली करते हैं और एक्सक्रीट आउट करते हैं, ठीक है। हम च्यूइंग करते हैं, उसमें भी मसल्स इन्वॉल्व रहती है। और इवन हम देखते हैं, हमारे जो आंखें हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह हिलाते हैं पुतलियों को, तो उसमें भी मस्कुलर मूवमेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी बॉडी में जो कि मसल फोर्स के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अगर हमारी आइज़ की मसल स्ट्रांग नहीं होगी तो हमारी जो आंखों का चश्मा, जिसको कहते हैं, चश्मा लग जाएगा। और हो सकता है कि हमारी दोनों आंखें जो है अलग अलग डायरेक्शन में देखें। ये इसी वजह से होता है क्योंकि आइज़ की मसल्स उतनी वीक होती हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं जिनकी, तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस होने लगती हैं। इसीलिए मस्कुलर पावर भी बहुत ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी विल डिस्कस ऑल दिस इन डिटेल इन लेटर ऑन चैप्टर्स। Coming to this chapter, animals also make use of muscular force to carry out their physical activities and other tasks. Like bullock carts, horses, donkeys and camels are used to perform various tasks for us. जैसे आप सबने देखा होगा कैमल्स को, बैल को, घोड़े को, डंकी को, कि हम इनको अपने काम में लेते हैं, ठीक है। तो क्यों काम में लेते हैं? क्योंकि इनके पास मसल पावर होती है। कोई भी बोझा आप उनके ऊपर रख दीजिए, कोई भी लोड इधर से उधर जाने के लिए या राइडिंग करने के लिए, तो आप इनको यूज़ करते हैं क्योंकि इनकी मसल पावर को, मसल में जो एनर्जी है उसको हम यूज़ करते हैं, फाइन। इन परफॉर्मिंग दिस टास्क दे आर यूज इन परफॉर्मिंग दिस टास्क दे यूज़ मस्कुलर फोर्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बुलक कार्ट जो है वो इतना बड़ा जो है खेती का बोझा जो है वो खींच रहा है, तो ये इनके अंदर मसल पावर रहती है, इस वजह से हम जो है इनको यूज़ करते हैं।
Since muscular force can be applied only when it is in contact with an object, it is also called a contact force. तो क्योंकि muscular force तभी अप्लाई किया जा सकता है जब दोनों चीज़ें आपस में कांटेक्ट में हो, ठीक है। जब तक बैल जो है बैलगाड़ी से बंधेगा नहीं तब तक वो बैलगाड़ी को कैसे खींचेगा, ठीक है। तो जब दो चीज़ें आपस में कांटेक्ट में आएंगी तभी वो जो है एक्शन करेगा। तो मस्कुलर फोर्स भी ऐसा ही है कि जब तक आप जो है उसको छुएंगे नहीं या एनिमल जिससे काम ले रहे हैं वो उसके टच में नहीं आएगा तब तक वो फोर्स नहीं एग्जर्ट कर पाएगा। तो इसीलिए इस तरह के मस्कुलर फोर्स को हम कॉन्टैक्ट फोर्स में रखते हैं। आर देयर अदर टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस, लेट अस फाइंड आउट। तो और भी क्या कॉन्टैक्ट फोर्सेस और भी तरह के हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, जैसे कि फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हम लोगों ने चैप्टर 12 में डिटेल में पढ़ा था। यहाँ भी हम देखेंगे कि फ्रिक्शन कैसे एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। मतलब फ्रिक्शन क्या होता है, रगड़ जिसको कहते हैं। अगर आप सिंपल टर्म्स में समझना चाहें तो फ्रिक्शन मतलब रगड़, और रगड़ तभी होगी जब दो चीज़ें आपस में कॉन्टैक्ट में आएंगी। रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंस, आप कुछ अपने अनुभव याद करिए, ठीक है, एक्सपीरियंसेस को रिकॉल करिए। अ बॉल रोलिंग अलॉन्ग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट। जैसे कि आप क्रिकेट खेलते होंगे, फुटबॉल खेलते होंगे, तो किसी ने अगर बैट से बॉल को मारा तो बॉल जो है ग्राउंड में जा रही है और थोड़ी देर बाद अगर किसी ने उसको नहीं भी पकड़ा तो वो थोड़ी देर बाद खुद ही रुक जाती है, स्लो होते होते खुद ही रुक जाती है। आपने ये पक्का से ऑब्जर्व किया होगा। क्यों? इसलिए उसके ऊपर कोई किसी ने एक्सटर्नल फोर्स तो लगाया नहीं, किसी ने तो रोका नहीं, लेकिन वो फिर भी रुक जाती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर नीचे से जो ग्राउंड है उसका फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होता है, ठीक है। वो ग्राउंड से हमेशा कांटेक्ट में रहती है और वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगते लगते वो एक बार ही रेस्ट में आ जाती है। When we stop paddling a bicycle, it gradually slows down and finally comes to rest. आपने ये भी पक्का एक्सपीरियंस किया होगा कि साइकिल का पैडल चला रहे हैं, साइकिल का पैडल मारना बंद कर दिया तो साइकिल धीरे धीरे चलते जाके रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? ठीक है, क्योंकि जो बाइसाइकिल का टायर है और जो रोड है उसके बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है, जिसकी की वजह से साइकिल स्लो डाउन हो जाती है। ए कार और स्कूटर ऑल्सो कम्स टू रेस्ट वंस इट्स इंजन इज स्विच्ड ऑफ। अगर आप बाइक चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, उसका इंजन बंद कर देंगे तो थोड़ी देर बाद वो भी रुक जाएगा, क्योंकि वहीं रोड से फ्रिक्शनल फोर्स उसके टायर्स पे लगेगा और उसकी स्पीड को धीरे धीरे कम कर देगा। सिमिलरली अ बोट कम्स टू रेस्ट इफ़ यू स्टॉप रोइंग। जैसे कि पानी में अगर कोई नाव चल रही है, अगर उसका जो रोइंग है उसको ऐसे चलाते हैं ना नाव को, तो अगर हम वो करना बंद कर दें, रोइंग करना बंद कर दें, तो बोट भी चलनी बंद हो जाएगी। क्यों? कैन यू ऐड सम मोर सच एक्सपीरियंसेस? आपने बहुत सारे और भी एक्सपीरियंसेस ज़रूर से लिए होंगे, ठीक है। इन ऑल दीज सिचुएशंस नो फोर्स अपीयर्स टू बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। जैसे देखने में तो लग नहीं रहा कि किसी एक्सटर्नल फोर्स ने उनको रोका है, तो क्यों रुक गए ये सारी चीज़ें? ये देयर स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेस एंड दे कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम। इसके बावजूद उनकी स्पीड जो है वो कम हो गई और थोड़ी देर के बाद वो बिल्कुल ही रेस्ट में आ गए। What causes a change in their state of motion? जो वो अभी चल रहे थे या वो रुके हुए थे, तो वो रुक कैसे गए, चलते चलते कैसे रुक गए? कोई एक्सटर्नल फोर्स तो एक्ट किया नहीं। तो ये कौन सा फोर्स था? ये फोर्स था फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ये सारी चीज़ें रुक गई, ठीक है। जिस भी चीज़ के वो कॉन्टैक्ट में थे उसने उसको अपोजिट डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करके उसको रोक दिया, जिस भी डायरेक्शन में वो जा रहा था। कुड सम फोर्स भी एक्टिंग ऑन देम? क्या कोई फोर्स लग रहा था उनके ऊपर? कैन यू गेस द डायरेक्शन इन विच द फोर्स मस्ट बी एक्टिंग इन ईच केस? आप डायरेक्शन बता सकते हैं कि किस डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लग रहा था। जैसे कि कोई चीज़ जो है वो राइट से लेफ्ट में जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, और नीचे से फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, हाँ, तो अगर मैं ऐसे इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रही हूँ तो फ्रिक्शन फोर्स मुझे इस डायरेक्शन में धकेलने की कोशिश करेगा। जैसे आप साइकिल चला रहे हो ऐसे ऐसे और ये रोड है, तो आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो फ्रिक्शन फोर्स जिस डायरेक्शन में आप जा रहे होते हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही इन सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। It is the force of friction between the surface of the ball and the ground that brings the moving ball to rest. Similarly, friction between water and the boat brings it to
स्टॉप वंस यू स्टॉप रोइंग। तो ये सारी चीज़ें कौन है इन सब चीज़ों का कल्प्रिट? इन सब चीज़ों का कल्प्रिट है फ्रिक्शन। The force of friction always act on all the moving objects and its direction is always opposite to the direction of motion। तो ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यू मस्ट हाईलाइट दिस एंड यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है हर एक मूविंग ऑब्जेक्ट पे लगता है, चाहे वो रोड पे चल रहा हो, चाहे वो पानी में चल रहा हो, चाहे वो हवा में ही क्यों ना उड़ रहा हो। हवाई जहाज पे भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है एयर का, ठीक है। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो लगता है। Since the force of friction arises due to contact between surfaces, it is also an example of a contact force। तो क्योंकि ये जो contact में आने से ये force active में आता है, ठीक है, इस वजह से friction भी is a contact force। तो हमने दो तरीके के contact force देखे, एक muscular force और एक force of friction। These two are the perfect examples of contact forces। You may be wondering whether it is essential for the agent applying a force an object to be always in contact with it। Let us find out। तो आप ये सोच रहे होंगे कि हमेशा कोई ना कोई फोर्स लगाने के लिए चीज़ों का आपस में कांटेक्ट में होना बहुत ज़रूरी है, तभी कोई भी चीज़ का फोर्स लग सकता है। पर ये क्या सही है? नहीं। अब हमारे पास और भी तरीके के फोर्सेस होते हैं जो कि है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अभी हमने देखा कि वो फोर्सेस जिसमें कि आपके कॉन्टैक्ट में आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन कुछ फोर्सेस ऐसे भी होते हैं जो कि कॉन्टैक्ट में आए बिना ही लगते हैं, ठीक है, होते हैं। आपको मैं जब पढ़ाऊँगी समझाऊँगी देन यू विल बिलीव कि हाँ ये तो हम जानते हैं, ये तो हमने देखा है, लेकिन हमने कभी इस तरीके से सोचा नहीं, ठीक है।